रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बीते दिनों पंच सरपंच सम्मेलन कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि अब ग्राम पंचायतों को फंड की कोई समस्या नहीं है। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर पंच परमेश्वर की कल्पना थी। पंचायत राज अधिनियम में कर्तव्यों के स्थान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों को बल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव मानती है कि पंचायत जनप्रतिनिधियों से संवाद बना रहना चाहिए। कोरोना के बाद से ये गतिरोध था जो टूटा है। पहले हमने 3 दिवसीय प्रयास प्रारंभ किए थे, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और सीओ, जनपद अध्यक्ष सीओ और जिला पंचायत सदस्यों से संवाद हो चुका था। अब 2 श्रेणियां बचती थी, वो थी जनपद सदस्य और सरपंचों की। पहले जब तय किया था कि संभाग स्तर पर रहेंगे, जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं वो जाएंगे। उदाहरण के लिए रीवा है तो राजेंद्र जी उसको संबोधित करेंगे, लेकिन वो बीच के चुनाव की प्रक्रिया के कारण ये चीज़ें टली थी। अभी जब जल गंगा अभियान संवर्धन अभियान शुरू हुआ तो चूँकि वो सब कुछ पौधारोपण से लेकर सारे जो बिंदु हैं वो सारे के सारे गाँव से जुड़े हुए बिंदु हैं, तो उससे वो चर्चा भी हो रही है। हम भविष्य के रोड मैप की तरफ भी जा रहे हैं और जो उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बीच में गैप था, उन अधिकारों को भी देने का हमने जो फैसले किए वो सूचना भी उन तक पहुंच रही है। उदाहरण के लिए सरपंच को 15 लाख के अधिकार थे, अब हमने वो 25 लाख किए हैं, लेकिन 37.5 लाख का पंचायत भवन भी वही बनाएगा। और इसी प्रकार से जिला पंचायत के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके वित्तीय अधिकारों का वो था, वो सारी चीज़ों को साफ किया है। तो ये संवाद 2 तरफा संवाद है और मुझे लगता है कि रीवा का ये संवाद वो अनुकरणीय भी है, अभिनंदनीय भी। मैं राजन जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो आज भी जर्जर हालत में हैं, उनके सुधार के लिए क्या? नहीं, मुझे प्रधानमंत्री सड़क ने लगभग कवरेज पूरा किया है। अब जो टोला मजरा की सड़कें बची हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री के मद के अनुसार टोला मजराओं की सड़क जोड़ने का तय किया है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो 4था चरण है उसमें अगर नक्सलवादी क्षेत्र है, अति पिछड़ी जनजातियों का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है तो 100 तक, अन्यथा 250 तक। अगर कोई सामान्य गांव है जहां आबादी जनजाति आधे से ज़्यादा, जैसे कोल समाज के लोग हैं, वहां अगर आधे से ज़्यादा आबादी कोल समाज की है तो 250 की आबादी में भी प्रधानमंत्री सड़क पहुँचेंगे। आगे कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना ने लगभग कवरेज कर लिया है। अब जो टोला बस्ती बची है वहां भी सड़क की पहुंच होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टोला मोहल्लों की सड़कों को जोड़ने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4था चरण नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ ही अति पिछड़ी क्षेत्र में चलेगा। अगर किसी गांव की आबादी 250 लोगों की होगी तब भी वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पहुंचेगी। मैं इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि लंबे समय के बाद इस प्रकार का पंच सरपंच सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और देखिए, यदि हमें मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है तो हमें रीवा और विंध्य क्षेत्र को विकसित बनाना पड़ेगा। और रीवा और विंध्य क्षेत्र को विकसित बनाना है तो इस क्षेत्र में आने वाले एक एक पंचायत को विकसित बनाना पड़ेगा। और पंचायतों को विकसित बनाने के लिए ऐसा लंबे समय के बाद, लंबे वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है जब हमारे पास ग्रामीण विकास के लिए भी, पेयजल के लिए भी, स्वच्छता के लिए भी, कच्चे मकानों को पक्के मकान में बदलने के लिए भी काफ़ी बड़ी धनराशि हमको प्राप्त हो रही है। कभी कोई सोच सकता था कि कोई सरकार आएगी और 3000 करोड़ रुपए की नल से जल देने की योजना अकेले रीवा जिले के लिए स्वीकृत करेगी। 3000 करोड़ रुपए बहुत होता है। मुझे याद है कि पहले हम लोग जब विधायक बने थे 2003 में, तो उस समय यदि एक ग्राम पंचायत में 2 हैंडपंप करा देते थे तो उस गांव में जब जाते थे तो बैंड बाजे के साथ स्वागत होता था कि हैंडपंप हो गए 2। और यदि एक ट्रांसफार्मर लगा देते थे तो अभिनंदन होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये कोई पार्टी और दलगत बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से किए जाने वाली योजनाओं की चर्चा है। तो उसमें ट्रांसफार्मर्स, बिजली, सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अब जल जीवन मिशन,
यदि हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें स्वस्थ भारत की भी बात करनी पड़ेगी। और भारत को स्वस्थ बनाना है तो भारत में रहने वाले नागरिकों को फिल्टर वाला स्वच्छ पानी देना पड़ेगा। आधी बीमारी का जड़ दूषित पानी है। और क्या ये बात सही नहीं है कि गांव के लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं? हैंडपंप से, तालाब से, बावड़ियों से पानी ढोती हैं हमारी माताएं बहनें और फिर ले जाके उसी पानी को पीते हैं और उसी के कारण बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में जन्म लेना शुरू कर देती है। फिर वो गंभीर हो जाती है, फिर कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। इससे प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन बनाया है। ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि पंचायतों को ही जल जीवन मिशन में जब योजना पूरी हो जाएगी, अभी तो पूरी नहीं हुई, अभी तो मात्र 124 गांव पूरे हुए हैं और 2300 गांव हैं हमारे रीवा मऊगंज में, तो बाकी पूरी योजना में लगता है कि 1 साल 1.5 साल में काम पूरा होगा। तो हमें पंचायतों में को इस मामले में बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा कि जब भी ये योजना पूरी हो और हमको हैंडओवर हो तो आप सब उसके संचालन में अपने आप को अभी से मेंटली प्रिपेयर इस प्रकार से करें। ये सुनहरा मौका है कि हम अपने गांव की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कसर छोड़ने ना दें। और दूसरी हमारी प्रशासनिक तंत्र के साथ हमारा तालमेल। मैं 2 चीजों को देखता हूं कि अगर दोनों पर हमने सकारात्मक तरीके से बातचीत की, मुझे नहीं लगता कि हमारा तंत्र इतना कमजोर है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हर हालत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जब कभी कोई मुझसे कहता है कि भाई अधिकार दे दो, तो मैं अधिकार देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि भाई वित्तीय फाइल है, जो जिला पंचायत के अध्यक्षों ने कहा कि हमारे पास वित्तीय फाइल नहीं आती, वो अधिकार उनको दिए गए कि आपके पास वित्तीय फाइल नहीं आएगी तो आप अपने जिला पंचायत सीईओ के बारे में अपना रिमार्क लिख सकते हो। उन्हें दूसरी बात कही हमसे कि हम एजेंडा जो बनाते हैं उस एजेंडा को वो बदल देते हैं। तो मैंने उसमें दूसरा प्रावधान डाला है कि अगर एजेंडा के बारे में आपकी राय अगर एडवर्स है तो आप उसको लिखिए। तीसरा है व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं, जिला पंचायत सीईओ हो, जनपद सीईओ हो, उनके अध्यक्ष हो, उनके साथ संवाद कैसा है। और चौथी बात आती है कि प्रवास होता है कि नहीं होता। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो फिर आपको वो समस्याएं वहीं पर समाधान करने का सामर्थ्य आपके पास में। और इस आधार पर हमने जिला पंचायत अध्यक्ष हो या जनपद अध्यक्ष हो उसको अधिकार देने का फैसला किया। अब दूसरी बात आती है कि हमारी सबसे छोटी इकाई सरपंच है। वो कहता था कि जैसे सरपंच महोदय ने कहा था कि 15 लाख रुपए का मुझे सरपंच को अधिकार था, हमने बढ़ाकर उसको 25 किया। लेकिन जब हमने पंचायत भवन आपको दिए, जब मैंने सबसे पहले पूछा कि इस प्रदेश में कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर पंचायत भवन है ही नहीं, एक लाइन में उत्तर मिला मुझे कि 1400 पंचायत जो नई बनी है उनमें तो है ही नहीं, और लगभग इतनी है जहां पर अभी भी नहीं है। यानी लगभग आप मानकर चलिए कि 2600 के आसपास ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पंचायत भवन ही नहीं है। बिना भवन के कोई प्रशासनिक व्यवस्था चल नहीं सकती है। मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है। मैं भारत सरकार की कमेटी में रहा हूं और मैंने लगभग देश के हर राज्य में मैं गया हूं टूर पर, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि यदि कहीं रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की कोई इकाई अगर इस देश में हो सकती है तो वो पंचायत ही हो सकती है। वो एक एक व्यक्ति को पहचानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस पंचायत के पास में रिकॉर्ड रूम ना हो, रिकॉर्ड रखने की जगह ना हो, रिकॉर्ड ना हो, वो क्या रिकॉर्ड रखेंगे। और इसलिए मैंने उसकी डिजाइन बदली। फिर मैं तो दूसरी जो चुनौती लगी, महाराष्ट्र जैसी राज्य में पंचायतों को मैंने देखा, उनके भवन भी देखे हैं। मैंने एक ऐसी पंचायत भी देखी महाराष्ट्र में जिसकी आबादी 29,000 थी और वो नगर पंचायत बनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है। और आपको आश्चर्य होगा कि उनका गेस्ट हाउस इतना बड़ा था कि हम कमेटी में 17 सांसद थे और जो स्टाफ था वो अलग था। सारे के सारे लोग दोपहर के भोजन के समय वहीं रुके, उनका भोजन किया और उसके बाद आगे गए। जब उनसे पूछा कि आपने तंत्र कैसे खड़ा किया, तो बोले सिर्फ दूध की दम पर। और उन्होंने कहा कि पैसा देना है तो आप दीजिए, हम नगर पालिका बनने के लिए तैयार नहीं है।
हम ग्राम पंचायत ही रहेंगे। उन्होंने जो मॉडल बनाया कि जितने लोग 17 लोग वहाँ पर सरपंच सहित जो पंच थे उनकी संख्या 17 थी। उनने जो अपनी दुग्ध समिति बनाई उसमें सरपंच और पंचों को डायरेक्टर बनाया, उतने ही लोग रखे जो सरपंच और डायरेक्टर थे, पंच थे, उनके साथ में बनाया।